हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 300 क्वेश्चन। ये 300 क्वेश्चन का पार्ट 1 होगा, जिसमें हम केवल 30 क्वेश्चन देखेंगे और ऐसे ही करके आगे की वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो मैं आपको इंग्लिश में लेके आया हूँ और इसको मैं हिंदी में आपको डिस्क्राइब करके बताऊँगा कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, उसके आंसर क्या होंगे। और इंग्लिश में इसलिए कि ताकि ये जो इंग्लिश के स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश मीडियम के, उनके लिए भी हेल्पफुल हो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेड्स ऑफ विंड मिल पोजेसेस हिंस दे आर टर्न्ड बाय अ फास्ट विंड। जो विंड मिल होती है, पवन चक्की होती है, उसकी ब्लेड्स में कौन सी एनर्जी होती है, कुल मिला के ये बोलना चाहता है। ठीक है, तो उसकी ब्लेड में कौन सी एनर्जी होगी। आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर कोई विंड मिल है, पवन चक्की है, ठीक है, तो इसकी जो ब्लेड्स लगी होती हैं कहाँ पे लगी होती हैं, हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट पे लगी होती है ना। तो ये हाइट पे लगी होने की वजह से क्या होता है, इस पर हम जानते हैं एक फार्मूला होता है mgh। ठीक है, mgh। तो ये कौन सी एनर्जी का फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दो टाइप की होती है। तो ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। तो ये कौन सी एनर्जी होती है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी रहती है विंड मिल के ब्लेड में। सेकंड क्वेश्चन है, अ डार्क स्किन्ड मैन एक्सपीरियंसेस एज कम्पेयर टू अ फेयर स्किन्ड मैन। जो कोई एक ऐसा इंसान जिसकी स्किन डार्क कलर की है, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो अगर किसी इंसान की स्किन डार्क कलर की है, मतलब अगर गोरा है तो उसको गोरा को छोड़ के, जैसे या तो काले कलर का है, आप ऐसा बोल सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसको लेस हीट और लेस कोल्ड फील होगा। मतलब कि क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से ये हुआ कि उसको गर्मी भी कम लगेगी और उसको ठंडी भी कम लगेगी। तो जो इंसान डार्क कलर का होता है उसको ठंडी और गर्मी कम लगती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिवाइस इज़ यूज्ड टू ब्रेक और कंप्लीट एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है, ये क्वेश्चन का कहना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो इसके लिए कौन सी चीज़ यूज़ करोगे, तो अगर आप ऐसा देख लीजिए कि एक वायर इधर से आ रहा है, एक और आगे के लिए जा रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप सर्किट लगा दोगे, बटन लगा दिए मान लीजिए, ठीक है, स्विच लगा दिए, तो अगर आप स्विच को दबा देते हो, ठीक है, स्विच को दबाते हो तो बल्ब जल गया। अगर इस साइड बल्ब लगा है यहाँ पे, तो अगर आप स्विच को दबाते हैं तो बल्ब जलता है, और अगर स्विच को दबा देते हो फिर से तो सर्किट को ब्रेक कर देता है, तो बल्ब बंद हो जाता है। तो ये यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इसका मतलब हो गया स्विच यूज़ करते हैं सर्किट को ब्रेक और कंप्लीट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट विच बोथ द फ़ारेनहाइट एंड द सेंटीग्रेड स्केल्स हैव द सेम वैल्यू। मतलब क्या हुआ कि ऐसा कौन सा तापमान है जिसमें फ़ारेनहाइट, दो यहाँ पे दे के रखा है, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड, तो तापमान मेजर करने की जो इकाई है, तो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड किस तापमान पर दोनों सेम होंगे, उनका ताप दोनों में ही सेम होता है। तो ये इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है C-0 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, C-0 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ से आप क्या कैसे पता, ये कर क्या रहे हैं हम, C-0 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कर रहे हैं जो C0 होता है डिग्री सेल्सियस का, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो और फ़ारेनहाइट का सेम ऐसे बनता है, फ़ारेनहाइट में अगर आप बनाते हैं F-32 डिवाइडेड बाई 180, F-32 डिवाइडेड बाई 180। ठीक है, तो अगर आप ये बोल रहा है कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस कब सेम होंगे, तो F और C आपको दोनों को बराबर करना है। तो या तो F की जगह में आप C रख दीजिए, तो अगर आप C रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C इक्वल्स या फिर F इक्वल्स -40 डिग्री। ठीक है, तो -40 डिग्री यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं। त्वरण किस डायरेक्शन में या किस दिशा में हमेशा लगता है। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला था F=ma। ये कहाँ से आता है, ये आता है न्यूटन का जो सेकंड लॉ था। ठीक है,
न्यूटन सेकंड लॉ, NSL, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसा बोलते हैं। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ था F=ma, संवेग संरक्षण के नियम से आता है F=ma, ठीक है। तो जो ए होगा, ए एक्ट करेगा, ये हमेशा ही एक्ट करेगा एफ की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में एक्ट करता है हमेशा। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रिंसिपल यूज्ड इन वर्किंग ऑफ एन एटम बम। तो एटम बम के वर्किंग में, कार्य में, एटम बम जो होता है वह किस तरह का कार्य करता है, किस तरह से कार्य करता है, ठीक है। तो एटम बम होता है, आप एक न्यूक्लियस लेते हो, या फिर मान लीजिए आपने यूरेनियम ले लिया, ठीक है। तो यूरेनियम लिया, यूरेनियम से क्या होगा, इस पर आपने बमबारी कर दी किसी चीज़ की, बमबारी मतलब न्यूट्रॉन एक अपने स्पेस स्ट्राइक किया, तो ये एक न्यूट्रॉन इसके अंदर जो यूरेनियम है, यूरेनियम के अंदर जो न्यूट्रॉन होगा उसको दो भाग में तोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन और बन गया, एक न्यूट्रॉन और बन गया, फिर ये न्यूट्रॉन आगे टूटेगा तो एक न्यूट्रॉन और, एक न्यूट्रॉन और, अगर कंट्रोल फिजन हो रहा है, ठीक है। फिर एक न्यूट्रॉन, फिर एक न्यूट्रॉन, फिर यहाँ से आगे ये न्यूट्रॉन, फिर एक और न्यूट्रॉन, ऐसे करके ये बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, तबाही बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा तबाही होती जाती है। बस ये है कि एक टाइम पे जाके ये ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ें जो हैं एक टाइम पे जाके ख़त्म हो जाती हैं। ये इस टाइप का जो ब्रेकिंग होता है इसको हम बोलते हैं फिजन या फिर विखंडन, ठीक है। फिजन और विखंडन बोलेंगे इसको, ठीक है। हिंदी में विखंडन बोलते हैं और इंग्लिश में फिजन बोलते हैं। और सेम इसका अपोजिट होता है जो हाइड्रोजन बम होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बम जो होता है सेम इसका अपोजिट काम करता है। उसमें क्या होता है, दो न्यूट्रॉन मिलेंगे और ये न्यूट्रॉन मिलके एक न्यूट्रॉन बना देंगे, ऐसे फिर दो और न्यूट्रॉन मिल रहे थे और ये एक और न्यूट्रॉन बना दिए, और फिर ये दोनों न्यूट्रॉन मिलके एक और न्यूट्रॉन बना देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब दो न्यूट्रॉन मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हीट जनरेट होगी, जैसे सूरज में जनरेट होती है, ठीक है। जैसे सूर्य में गर्मी रहती है, वैसे ही हाइड्रोजन बम में गर्मी उत्पन्न होती है। तो हाइड्रोजन बम गर्मी से लोगों को मार डालता है। जो न्यूक्लियर बम था या फिर एटम बम था, तो एटम बम लोगों को रेडिएशन से मार डालता है, और जो हाइड्रोजन बम है ये लोगों को गर्मी से मार डालता है। तो इस तरह से काम होता है बम इस तरह से काम करते हैं। और जो हाइड्रोजन बम होता है ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है, या फिर न्यूक्लियर फिजन पर, माफ़ कीजिएगा, न्यूक्लियर फ्यूज़न पर काम करता है, फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। फ्यूज़न पर हाइड्रोजन बम और फिजन पर एटम बम, ठीक है। और सन भी जो होता है वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सी यूनिट, कौन सी इकाई आप यूज़ करते हो, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो समुद्र की गहराई हो गई इसको मापने के लिए आप कौन सा मात्रक यूज़ करोगे, तो फैदम यूज़ करते हैं, फैदम, ठीक है। याद कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एस्टिग्मेटिज्म कैन बी करेक्टेड बाय। एस्टिग्मेटिज्म एक लेंस का या फिर आँख का एक इफ़ेक्ट होता है, या फिर आप बोल सकते हो डिफेक्ट होता है, या फिर आँख की कमी होती है। तो आँख की बीमारी टाइप की या फिर रोशनी से जो रिलेटेड होता है, तो इसको आप कैसे दूर करते हो, कैसे दूर कर सकते हैं एस्टिग्मेटिज्म को। तो इसके लिए यूज़ करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ करके एस्टिग्मेटिज्म आप हटा सकते हो। आपने देखा होगा कि आप जो लाइट देखते हो कभी कभी, तो वो लाइट आपको ऐसे दिखती है, इस टाइप से लाइट दिखती है अगर कहीं पे जलती हुई। अगर आपकी आंख में एस्टिग्मेटिज्म या फिर सिलेंड्रिकल लेंस का एरर होगा तो आपको वो लाइट इस टाइप से दिखेगी। अगर कहीं पे लाइट चमक रही है इस टाइप से, तो ये लाइट आपको ऐसे ना दिखेगी, बल्कि इस टाइप से लंबे में दिखने लगेगी, एक सिलेंडर टाइप का दिखती है। ये होता है एस्टिग्मेटिज्म एरर, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस लगा दिया जाता है, जिससे करेक्ट दिखने लगती है वो चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, लैम्बर्ट्स लॉ इज़ रिलेटेड टू। जो लैम्बर्ट लॉ है, लैम्बर्ट का नियम है, यह किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड होता है इल्यूमिनेशन से, ठीक है। इल्यूमिनेशन से होता है लैम्बर्ट लॉ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ बैटरी विच एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो जो बैटरी होती है, आपने देखा होगा जैसे आपके पास गाड़ी में भी बैटरी लगी रहती है,
घरों में आप अगर इन्वर्टर यूज़ करते हो उसमें भी बैटरी लगी रहती है, वो भी बैटरी के थ्रू ही काम करता है इन्वर्टर भी। तो उसमें क्या होता है, एक केमिकल भरा होता है, कौन सा होता है, लिथार्ज, आपने सुना होगा लिथार्ज, ठीक है। एक ये लिथार्ज होता है और साथ में क्या रहता है, H2SO4, ये दोनों चीज़ें भरी रहती हैं। तो लिथार्ज और H2SO4 कंबाइन करके और साथ में क्या बनाते जाते हैं, वाटर कंटेंट बनाते जाते हैं और एक और केमिकल बनते जाता है। तो आपने ये भी देखा होगा, जो बैटरी होती है उसमें वाटर लेवल इंडिकेटर लगाया जाता है ना। वाटर लेवल इंडिकेटर लगाया जाता है और बोलते हैं कि एक टाइम पे आपको ये पानी चेंज करना होगा। तो ये काम किस तरह का काम करती है, केमिकल एनर्जी जो होती है इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। केमिकल कौन कौन से भर दिए थे, लिथार्ज और H2SO4, दो केमिकल डाले जाते हैं और ये जब कन्वर्ट रिएक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज होती है और साथ में पानी बनता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव ऑफ लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। और कहाँ से कहाँ तक होती है, ये होती है 20 to 20 किलो हर्ट्ज तक। 20 किलो हर्ट्ज तक हमने सुना है, वो हमने पढ़ा है कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक जो होती है ये श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको इंफ्रासोनिक बोलेंगे और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है तो उसको अल्ट्रासोनिक बोलेंगे। अपने एक इंडिया में अभी सोलर पावर प्लांट ओपन किया गया है जो इसका नाम है अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट। कहाँ पे खोला गया है, तो ये खोला गया है रीवा ज़िले में, रीवा ज़िले में। और ये रीवा ज़िला कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ पे खोला गया था, तो इसका नाम क्या था, मेगा सोलर पावर प्लांट। इसकी जो क्षमता है कितनी है, 700 मेगावाट, ठीक है, इतनी थी। तो 700 मेगावाट सेम उसी चीज़ से रिलेटेड है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं मैकेनिकल वेव हो गई। मैकेनिकल वेव में अगर 20 किलो हर्ट्ज से कम है तो उसको आप बोलोगे इंफ्रासोनिक, और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है तो उसको बोलोगे अल्ट्रासोनिक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन, मतलब तारों के बीच की दूरी को आप किससे मापते हो, ठीक है। तो जो तारों के बीच की दूरी होती है उसको मापा जाता है लाइट ईयर्स से, ठीक है। अब लाइट ईयर क्या होता है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, तो लाइट ईयर बराबर होता है सूर्य यहाँ पे है और मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पे है, तो सूर्य से जो रोशनी निकलती है पृथ्वी तक पहुँचती है, कितने टाइम में पहुँचती है ये भी आपको याद कर लेना है। तो ये पहुँचती है 500 सेकेंड में, ठीक है, 500 सेकेंड में पृथ्वी तक पहुँचती है। तो आप ऐसा ये बोल सकते हो कि एक साल में 1 ईयर में जितनी दूरी तय की जाएगी इस रोशनी के द्वारा, जो सूर्य से रोशनी निकलती है, ये रोशनी एक साल में कितनी दूरी तय कर लेगी अगर एक साल तक अगर वही चलती रह जाए, ठीक है। तो एक साल तक अगर चलती रह जाती है तो कितनी डिस्टेंस तय कर जाती है, उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष, हिंदी में प्रकाश वर्ष बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 13 है, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर, अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उनको नोबेल प्राइज़ किस चीज़ के लिए दिया गया था। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप मार्क कर सकते हैं। जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़। प्रकाश विद्युत प्रभाव, हिंदी में आप बोल सकते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अब 14 है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो आपने ये भी देखा होगा, इसको आप जैसे थ्रेसिंग हो रही है गांव में, आपने देखा होगा थ्रेसर वगैरह, तो जो थ्रेसिंग होती है उसमें आप एक मोटर लगाते हो। ये मोटर काम क्या करता है कि आप इसमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किए तो ये क्या कर दिया, यहाँ पे जो इसमें रोटर लगा रहता है इसको ये घुमाने लगता है। तो ये घुमाता है तो क्या करता है, जैसे ये घूमेगा तो थ्रेसर चलने लगता है। थ्रेसर के अंदर जो इस रॉड में इस टाइप से नट कसे रहते हैं तो वो चलता है। तो ये क्या हो गया, मैकेनिकल वर्क हो गया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, मैकेनिकल एनर्जी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 15 है अब, रॉबर्ट कोच हैज़ इन्वेंटेड द, ठीक है। तो जो रॉबर्ट कोच थे इन्होंने किसका आविष्कार किया था, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया था रॉबर्ट कोच ने। 16 नंबर का प्रश्न है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड। जो दो तरह अलग अलग पदार्थ हैं, ये तत्व हैं आप बोल सकते हो, ठीक है, दो अलग अलग सब्सटेंस दिए देख रखे हैं, इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, यह कौन सा फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि अगर आपने जो फिजिक्स पढ़ी थी, फिजिक्स 11th 12th में, उसमें एक एक्सपेरिमेंट था कि एक कांच के जो प्लेट है उसमें पानी की जो बूंद होती है, तो कांच की प्लेट में अगर आप पानी की बूंद रखते हो तो ये चपकती नहीं है इस टाइप से। तो इनके बीच में जो कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स काम करता है, ठीक है। और अगर यहीं पे आप क्या डाल दिए, मरकरी डाल दिए, तो मरकरी इस टाइप से बन जा रही थी, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा था, यहाँ से काम करता है यहाँ पे एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं तो उनके बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो एडहेसिव फोर्स काम करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉन्स इन गुड कंडक्टर्स आर। एक अगर अच्छा चालक है, अच्छा चालक में इलेक्ट्रॉन्स का क्या इफेक्ट होता है, कैसे काम करते हैं। तो जो एक अच्छा चालक है, अच्छा चालक है मतलब इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से लूज़ कर देता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही होती है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही इस इलेक्ट्रिसिटी को आगे लेकर बढ़ते हैं, ठीक है, इस टाइप से। और धारा प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर बहुत अच्छा कंडक्टर है वो तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से आ जाने देगा। और अगर बैड कंडक्टर है, मतलब बहुत बेकार कंडक्टर है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा कि ना तू ना जा आगे, इस टाइप से, ठीक है। तो अगर वो आगे जाने नहीं देगा तो क्लोज मतलब टाइटली बॉन्डेड होंगे। और अगर गुड कंडक्टर है, मतलब बहुत अच्छा चालक है, तो क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को जाने देगा आगे कि हाँ भाई जा तू आगे सप्लाई कर बिजली को। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो लूजली बाउंड होते हैं गुड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन। 18वां प्रश्न है, 1 बैरल ऑफ ऑयल इक्वल्स कितना होता है, कितने लीटर होता है। तो एक बैरल ऑयल में 159 लीटर मतलब एक बैरल ऑयल बराबर होता है, एक बैरल ऑयल बराबर हो जाएगा 159 लीटर। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ अ बार मैग्नेट इज कट लेंथ वाइज इंटू 3 पार्ट। एक बार मैग्नेट दे दिया, ठीक है, मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये 3 पार्ट में कट कर दिया, एक पार्ट 2 पार्ट, मतलब 2 कट मारा तो 3 पार्ट में बन गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 भाग में बन गया ये, ठीक है, 3 पार्ट में। तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पोल्स। अब टोटल कितने पोल हो जाएंगे, तो पहले वाले को देखोगे तो पहले वाले में एक ये बना, ये दूसरा बना, और ये तीसरा बन गया, 3 बनेंगे, है ना, 3 बन गए। तो नॉर्थ ये था, साउथ ये बन गया, फिर ये साउथ है तो ये नॉर्थ बनेगा, ये साउथ बनेगा, फिर ये साउथ है तो ये नॉर्थ बनेगा और ये साउथ बनेगा। ऐसे करके टोटल कितने पोल बन गए, तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने पोल बन गए, 6 पोल बनेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 20, इफ़ द बॉडी इज़ हॉलो देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी है, हमने लेके रखा ये बॉडी को, ये कैसी है, हॉलो है, इसके बीच में होल है, ठीक है, मान लीजिए पाइप है, तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है, आउटसाइड में लाई करेगी, बाहर में, इसके सेंटर में कभी नहीं लाई करेगी, इसके बाहर में जो ग्रेविटी है वो लाई करती है, बाहर में रहती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, आउटसाइड द मटेरियल होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ़ द टेम्परेचर इनसाइड ए रूम इज़ इंक्रीज्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल, क्या होगा, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RH, ठीक है, आर्द्रता का पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे बोल सकते हैं आप, ये इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, इसको इसमें डाल दिया गया साइंस में। तो इसको ऐसे देख लीजिए, एक चार्ट बनता है, ठीक है, इस टाइप से चार्ट बनता है, इसको साइकोमेट्री चार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है 100% अगर ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100% है तो यहाँ हो गया, यहाँ पे ताप होता है और यहाँ पे भी ताप होता है, और यहाँ पे आर्द्रता होती है इस पॉइंट पे, इधर साइड में। तो क्या होता है, अगर ताप आप बढ़ा रहे हो तो लाइन ऐसे जाती हैं, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली लाइन जाती हैं।
तो अगर आप ताप बढ़ा रहे हो तो आप किधर शिफ्ट होते जा रहे हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम जिधर साइड में है, तो ताप बढ़ाने पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। इन समर द मिराजेस आर सीन ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ, ठीक है, तो जो आप मिराज देखते हो या फिर मृगमरीचिका देखते हो तो ये किसकी वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, हिंदी में इसको बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से देखते हो मृगमरीचिका या फिर मिराजेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है। इन द विजुअल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, तो आपने प्रेज में देखा था और 11th में एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, तो यहाँ से आप एक सफ़ेद रोशनी या सूर्य की रोशनी देते थे और ये 7 भागों में डिवाइड हो जाता था ऐसे करके, इस टाइप से। सबसे ऊपर साइड होता है VIBGYOR, ऐसे रहता था विवग्योर, ऊपर नीचे से ऊपर चलता था। तो जो सबसे नीचे कलर होता था ये कौन से कलर का होता था, वॉयलेट कलर का या फिर बैगनी कलर का, और ऊपर कौन सा कलर होता था, रेड कलर का। तो जो कलर सबसे ऊपर होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए सीधे सीधे पहुंच जाता है। और अगर एनर्जी ज़्यादा मतलब वेवलेंथ ज़्यादा कम है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई तो ये कहाँ पहुंच गया, नीचे पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है। इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टर, तो जो ध्वनि है यह किस माध्यम में सबसे तेज़ गति से आगे बढ़ती है, तो ये अगर मतलब ठोस माध्यम है तो साउंड सबसे तेज़ आगे बढ़ता है ठोस में, और उसके बाद इसका ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर होता है लिक्विड में, फिर होता है गैस में। गैस में सबसे धीरे से आवाज़ आगे बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 25 है। इंसेक्ट्स कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग ड्यू टू, ठीक है, तो कोई कीड़ा वगैरह हो गया या फिर मच्छर हो गया, पानी की सतह अगर है तो पानी की सतह पे मच्छर क्या रहते हैं, तैरते रहते हैं या फिर आगे बढ़ जाते हैं बिना डूबे हुए। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है सरफेस टेंशन। इंग्लिश में बोले तो सरफेस टेंशन, और हिंदी में अगर बोलते हैं इसको तो इसको बोलेंगे पृष्ठ तनाव। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर फोर्स या फिर बल भागे लेंथ या लंबाई, F/L होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 है। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वर प्रपोज्ड बाय, इलेक्ट्रोलिसिस का जो नियम है यह किसने दिया था, यह दिया था माइकल फेराडे ने, माइकल फेराडे ने दिया था इलेक्ट्रोलिसिस का नियम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है। लाइट ट्रेवल्स इन अ, तो जो लाइट होती है यह किस तरह से आगे बढ़ती है, तो आपने इस चीज़ को ऐसे देख लिया होगा, या फिर गाड़ी वगैरह आप अगर चलाते हैं तो अगर आपने लाइट चालू की होगी तो ये एक सीधी लाइन में आगे लाइट बढ़ती है। ऐसे थोड़ी होती है कि आपने यहाँ से लाइट चालू की, ये आपने लाइट चालू कर दी है और ये ऐसे बढ़ रही है जिग जैग मैनर में, इस टाइप से अगर आपने लाइट चालू की तो ऐसे थोड़ी बढ़ती है, इस ऐसे, और कहीं टेढ़ी मेढ़ी, इधर चालू करना था आपको देखना था और इधर भाग रही है, ऐसे नहीं होता है। ये किस डायरेक्शन में जाती है, अगर आपने यहाँ पे लाइट चालू की है तो एक सीधी रेखा में लाइट आगे बढ़ती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है। व्हाट इज़ यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो विश्व के सबसे ज़्यादा जो कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनमें कूलिंग की तरह, मतलब जो ठंडक काम करता है या फिर मंदक का काम करता है, वह क्या यूज होता है, तो वहाँ पे यूज होता है वाटर। लेकिन ये नॉर्मल वाटर नहीं होता है, ये वाटर होता है हैवी वाटर, ठीक है। और हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, D2O, और डी का यहाँ पे मतलब होता है ड्यूटेरियम, जो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक है। क्वेश्चन नंबर है 29। नेचर ऑफ साउंड वेव इज, तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं इनका यह किस प्रकृति की होती है, तो 2 टाइप की होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है और एक लेटरल वेव होती है, ठीक है। लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड 2 टाइप की होती है, ठीक है। तो जो साउंड वेव होती है यह किस टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है और ये आज की वीडियो का पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में।
तो 30वां प्रश्न है, एक फर्मी यूनिट इज इक्वल टू, एक फर्मी यूनिट किसके बराबर होती है? तो एक फर्मी यूनिट बराबर होती है 10⁻⁻15 मीटर के। ठीक है, इसको किलोमीटर में अगर देखें तो 10⁻⁻12 नहीं, माफ़ कीजिए, 10⁻⁻18 मीटर हो जाएगा। 10⁻⁻18 मीटर किलोमीटर, और मीटर में देखें तो 10⁻⁻15 मीटर। तो दोस्तों ये थे पार्ट 1, जिसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चन देखे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। इस वीडियो का पार्ट 2 हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।